फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं, जो कि है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने जो शेयर किया है। इट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पुणे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 12th कॉमर्स का इवैल्यूएशन पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न जो आपको आने वाला है वो इवैल्यूएशन पैटर्न है। हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आने वाला क्या है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, इस बार मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एचएससी कॉमर्स बोर्ड ने जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी स्ट्रांग होंगे तो आप आराम से अपना 12th कॉमर्स बोर्ड पास आउट कर सकते हैं, बीके सब्जेक्ट का भी, जो कि बहुत इजी होने वाला है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 मार्क्स, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स है। किसके लिए? सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके पास 20 मार्क्स है। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी फोर विल बी आस्क्ड। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको कोई भी 4 सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उन 4 सब क्वेश्चंस में से कौन से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट दिस सेंटेंस। ये एमसीक्यूज की तरह होंगे, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एमसीक्यूज की तरह। वो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको वो सेंटेंस पूरा रीराइट करना है। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ऑप्शन को लिखकर आने का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। आपको पूरा सेंटेंस जो की है वो आपको रीराइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। क्या बी पार्ट में बोला है गिव वन वर्ड और फ्रेज सम। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पर आपको स्टेटमेंट को समझकर इंटरप्रेट कर एक वन वर्ड या फ्रेज में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। फ्रेंड्स, अभी हम बड़े हो चुके हैं, काफी बड़े, तो अगर हम लोग ट्रू और फॉल्स में रीजंस नहीं लिख रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको अब ट्रू और फॉल्स के साथ अपने रीजंस भी स्टेट करने पड़ेंगे। अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो इसके रीजंस क्या हैं, अगर ये सेंटेंस फॉल्स है तो इसका रीजंस क्या है। ठीक है, डी पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब कि अभी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन से टर्म्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, ऐसे कुछ टर्म्स आपको दिए जाएंगे और जिसमें आपको वो एक खादा टर्म जो और लगेगा उसे आपको निकाल कर फिर से आंसर में लिख देना है। ठीक है, ई पार्ट में आते हैं। क्या बोला है, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। कंप्लीट दी सेंटेंसेस में आपको क्या करना है बोला। अगर आप वहां पर क्वेश्चन पेपर में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट में हमें लीगल ड्यू डेट रहती है और ग्रेस डेज कितने मिलते हैं, तो डैश दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी हुई होगी, डैश दिया जाएगा, वहां पर आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 डेज मिले जाते हैं, डेज ऑफ ग्रेस, तो हमें वो लिखने हैं। तो ये हो गया कंप्लीट दी सेंटेंसेस का एक एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या बोला है, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आंसर इन वन सेंटेंस बोलूं तो व्हाट आर बेड डेट्स। तो बेड डेट्स क्या होते हैं, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स आर नोन एज बेड डेट्स। या तो फिर अगर बोलेंगे कि कैपिटल क्या होता है, तो द कैपिटल जो बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
जैसे आप लोग OCM और इकोनॉमिक्स के पेपर में लिखते हैं, अग्री और डिसअग्री के साथ रीजंस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वैसे ही आपको उतना बड़ा शॉर्ट नोट या पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ बीके सब्जेक्ट में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिखना है कि यस आई डू अग्री विद द अबव स्टेटमेंट और एल्स आई डू नॉट अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और आपको मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट्स अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एच। तो भाई एच पार्ट क्या बोल रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये क्या है? अब कैलकुलेट द फॉलोइंग में बहुत सी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल ड्यू डेट्स कैलकुलेट करने के लिए दी जा सकती हैं, या तो फिर आपके और भी बहुत कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन है, एनपीओ का सब्सक्रिप्शन आ सकता है। एनपीओ में मेन सब्सक्रिप्शन पे वो लोग फोकस कर सकते हैं। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है मटेरियल आपका एनपीओ में, उस पर भी फोकस किया जा सकता है। या तो फिर बेड डेट्स है फाइनल अकाउंट्स में, उस पर भी फोकस किया जा सकता है। दूसरा आपका गुडविल का फॉर्मूलाज एंड ऑल है एडमिशन रिटायर डेथ में। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशंस। अगर छोटी छोटी मार्क्स भी आप एक करेंगे ना इकट्ठे, तो आपका 20 मार्क्स तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजों पर ही आपको फोकस डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं बोल रही हूँ, ये मार्क्स आपकी पॉकेट में है। अगर आप इस स्पेसिमेन फॉर्मेट को, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट को अगर 3 या 4 बार भी प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो आपकी 5 मार्क्स विदाउट फेल आपकी पॉकेट में होंगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं फॉर्मेट के, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में। हर साल बोर्ड में बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में भी वही पार्ट आ जाएगा जो हमारा कैलकुलेशन वाला था। ये देखिए यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए डिस्कस किया था, वही पार्ट आ जाएगा इधर भी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट द फॉलोइंग जो डिस्कस किया था वही आ जाएगा इधर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखते हैं, गिव मी अ मिनट। अब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे कि क्या दिया गया है। बोला है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, 10 मार्क्स 10 मार्क्स। ठीक है, ध्यान से अभी आप देखो तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है या तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करना है। ठीक है, आपको या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है या तो फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करना है। ये देखिए, या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट, ये दोनों ऑप्शन में है टॉपिक्स, आपको कंपलसरी नहीं करना है। आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत इजी लगता है, आप उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वो प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, अगर रिटायरमेंट कंफर्टेबल लग रहा है, वो ज्यादा कन्वीनियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको लग रहा है, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए। बट अब ध्यान से देखिए कि आपको 10 मार्क का एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा और 10 मार्क का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आएगा। गिव मी अ मिनट, सो लेट्स कंटिन्यू। हम कहाँ, वी वर हेयर कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है या तो फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक टॉपिक 10 मार्क्स का है, जैसे कि मैंने आपको कहा था एडमिशन भी 10 मार्क्स का है, रिटायरमेंट टॉपिक भी 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको बोर्ड ने अच्छा खासा डिस्काउंट टाइप, रिबेट टाइप दे रखा है। देखिए, डिसोल्यूशन या तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो बीओई प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड यू कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये ना बिल ऑफ एक्सचेंज में ना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं की जा सकती हैं, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं की जा सकती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग या तो रेन्यूअल का केस डाल देंगे, नहीं तो इंसॉल्वेंसी का केस डाल देंगे, ऐसे पूरा गोल गोल घुमा के देंगे और कुछ भी नहीं। आपको सिंपली एंट्रीज पास करनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लेजर्स वगैरह बनाने में आपका टाइम कंजम्पशन होगा बहुत ज्यादा। वहीं अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जर्नल है। ठीक है, तो सेम हेयर इट गोस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी 10 मार्क्स का है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी 10 मार्क्स का ही है। कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करना है। फिर से यहाँ पर भी एनी वन टॉपिक और यहाँ पर भी एनी वन टॉपिक। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? सॉल्व एनी वन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स, गिव मी अ मोमेंट, नीचे आ जाते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, गिव मी अ मोमेंट फ्रेंड्स। आई थिंक समथिंग इज विद रॉन्ग विद दिस वन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आ गए हम लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स या तो फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगेन आई वुड रिकमेंड फ्रेंड्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एक बेटर, अगेन क्योंकि जर्नल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती है इश्यू ऑफ शेयर्स में भी। क्या करेंगे, एक आधा जो शेयर होल्डर रहेगा उसका वो लोग री इशू कर देंगे शेयर, या तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे इशू कर देंगे शेयर्स को। यही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अगेन इशू ऑफ शेयर टॉपिक में नहीं होंगी। यहाँ पर अभी आप अगर देखेंगे तो इसकी मार्क्स जो हैं, कितनी मार्क्स हैं इसको, इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग को 8 मार्क्स हैं। यहाँ पर भी आपको कोई भी एक टॉपिक ही चूज करना है, यानी कि या तो फिर इशू ऑफ शेयर्स या तो फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग, सी एनी वन टॉपिक। ठीक है, एनी वन टॉपिक। फिर से नीचे आ जाते हैं अभी हम, देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सॉल्व एनी वन फ्रॉम दी फॉलोइंग। डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्या हो रहा है, या तो फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर आपको प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो इजी लग रहा है तो, जो कन्वीनियंट है अगेन, नहीं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डेथ ऑफ पार्टनर दोनों को ही 8 मार्क्स है। जो भी टॉपिक आपको इजी लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों टॉपिक कंपलसरी हैं। मतलब जैसे पहले 4 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए गए थे कि या तो आप एडमिशन रिटायरमेंट चूज कीजिए, या तो डिसोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज चूज कीजिए, या तो इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, या तो डेथ ऑफ पार्टनर, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी कि एनपीओ है जो,
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में एनपीओ टॉपिक और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपको कंपलसरी टॉपिक्स हैं, जो कि दोनों ही 12 मार्क्स के लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी जो मैंने एवेल्युएशन पैटर्न बताया है वो क्लियर है। मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगी कि फ्रेंड्स आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक और बार बता देती हूँ कि व्हाट आई वुड रिकमेंड ऑल इन दीज केसेस आर, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहाँ पे आई वुड रिकमेंड यू बिल ऑफ एक्सचेंज को चूज कीजिए। देखिए ये जो भी मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, दीज आर स्कोरिंग एज वेल एज आपका टाइम कंजम्पशन लेस होगा इसमें। यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ पर आप डेथ ऑफ पार्टनर, और ये दोनों टॉपिक तो बाकी कंपलसरी टॉपिक ही हैं। तो अभी आप देखिए ध्यान से, अगर आप कहीं फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार गुडविल के केसेस कंफ्यूज हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप एटलीस्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर में, आप एटलीस्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो रिवैल्यूएशन होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के, वो तो कर सकते हैं। पार्टनर्स के बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर दूसरा रिजर्व वगैरह रेशियोज में ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनरशिप के अकाउंट्स में। ठीक है, एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें जो है वो तो आप कर सकते हैं। बाकी आप पूरा टॉपिक ऑप्शन में छोड़ना डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड अगेन कि आपको जितना आता है आप भले उतना ही कीजिए, भले पर जो इतना आप कर रहे हैं वो आपको बराबर और अच्छे से करना है। अगेन एनपी और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी सेम ही है। आप लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में देखिए डेप्रिसिएशन वगैरह कर सकते हैं। दूसरा डेटर्स की एडजस्टमेंट्स काफी हद तक इजी रहती हैं, रेंट की एडजस्टमेंट रहती है, एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं, जो कि इजी है। भले आप पूरा सम टैली नहीं कीजिए, बट जितना आप करेंगे सम सॉल्व उतनी मार्क्स तो आपको मिलेंगी ना। एनपीओ में भी वही हो जाता है, आप क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है फॉर एग्जांपल अपना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट करके लिख दिया, फिर दूसरा अपना डेप्रिसिएशन वगैरह लगा दिया आपने, बैलेंस शीट के आइटम्स बैलेंस शीट में लिख दी। ऐसे कुछ कुछ आइटम्स एटलीस्ट आप लिख देंगे ना, वहां पर भी आपकी थोड़ी थोड़ी मार्क्स करके ना इकट्ठे अच्छी मार्क्स हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन का बैलेंस शीट, रिटायरमेंट का बैलेंस शीट, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स टैली होना चाहिए, नहीं, जितना आता है उतना कीजिए। बट अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अगेन यू नीड टू जस्ट फोकस, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपका एचएससी कॉमर्स बीके सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न दिया गया है बोर्ड के थ्रू, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आई होप कि आपको मैंने जो भी शेयर किया वो आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी मैं आपको आज टिप्स देना चाहूंगी कि आप कैसे करें। अभी आई वुड फोकस ऑन माय बीके सब्जेक्ट कि आप कैसा करें। तो अभी देखिए इट्स ओनली जैन का महीना चालू है। आई वुड अग्री कि यार ओनली 10 days आर रिमेनिंग, एंड अगेन यू हैव फेब, यू हैव मार्च, यू हैव अप्रैल। जहां तक मुझे नोटिस मिली है आपकी एग्जाम्स अराउंड मई में होने वाली हैं। अगर अप्रैल में भी होंगी तो सोचो फेब मार्च 2 months आपके पास हैं, तो आप उस सब उन दिनों में ये बीके सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स जो भी चीजें आप रेफर करें, फॉर एग्जांपल कोई टारगेट की नोट्स रेफर करता है, कोई टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं, कोई स्मार्ट नोट्स रेफर कर, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि जो जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखकर नहीं कर रहे हैं सम सॉल्व। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए। जब भी आप सम सॉल्व करें आप बिना देखे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार रीड करो, नहीं समझ रहा है तीसरी बार रीड करो। अनटिल एंड अनलेस आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं समझेगा। गुडविल के केसेस भी वही है। आपने सपोज 4 की 5 केसेस हैं गुडविल में, एक केस का आपने सम सॉल्व किया, गुडविल के फर्स्ट केस का आपने सम सॉल्व किया, वैसे ही टाइप का दूसरा सम सॉल्व कर लो, तीसरा भी कर लो। एक बार थोड़ा फ्लो आता जाएगा ना तो आपका एटलीस्ट एक केस सॉल्व हो गया, मतलब एक केस पक्का हो गया। अभी कहीं को कल को अगर बोर्ड एग्जाम में आपका गुड लक फर्स्ट केस ही आ गया तो आपका सम कितना अच्छे से हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, सारी चीजें प्रॉपरली हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके आप अपना जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपको वो एक मेन हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर until and unless आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे खुद से। एंड अगेन जो बीके सब्जेक्ट, आई मीन बीके नहीं, ऑफ कोर्स ऑल दी सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप 12th कॉमर्स की रिजल्ट देखने जाएंगे तो आपको एफवाई जेसी में जब भी आप, आई मीन एफवाई फर्स्ट ईयर में जब भी आप कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह लेने जाएंगे, आपकी परसेंटेजेस भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं जिन लोगों को इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल कोर्सेस लेने हैं। ठीक है, तो अगर आपकी परसेंटेजेस अच्छी रहेंगी तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एडमिशन के लिए बताया वैसे ही आप बिल ऑफ एक्सचेंज का भी ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपका अगर एक टॉपिक भी हो जा रहा है ना तो फिर प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस लीजिए, बोर्ड प्रॉब्लम लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि बोर्ड का जो लेवल है सम्स का वो कैसा है, आपको आ रहा है कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। एनपीओ लीजिए, फाइनल अकाउंट्स लीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट्स इजी टॉपिक लग रहा है, आप फाइनल अकाउंट से स्टार्ट कीजिए। डेली एटलीस्ट 3 या 4 सम्स भी अगर आप फाइनल अकाउंट्स के करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके कुछ कोई भी बुक रहने दो, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सम्स रहेंगे, 15-20 सम से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो अगर आप डेली 3 सम भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, रफली 7 to 8 डेज में आपका पूरा फाइनल अकाउंट हो जाएगा अच्छी खासी लेवल पे। अब 7-8 दिन में अगर आपका अक्खा फाइनल अकाउंट हो जा रहे हैं तो आप उठाइए इंटरनेट से प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए, वहां पे फाइनल अकाउंट्स के कैसे सम्स आए, कौन से लेवल पर आए, उससे सॉल्व कीजिए। वहां पर श्योरली आपको सॉल्यूशंस भी मिले जाएंगे। आप चेक कीजिए और चेक दूसरे से नहीं करवाइए, आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं। तो आपको पता चलेगा कि यार बेड डेथ का अमाउंट डिस्काउंट देके, अभी बहुत लोग ना क्या करते हैं जब भी बेड डेथ कैलकुलेशन करने की बारी आती है ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड नहीं कर देते हैं, या तो सेल्स रिटर्न लेस करना भूल जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी जो एडजस्टमेंट्स रहती है वो करना भूल जाते हैं, डायरेक्टली बेड डेथ लेस कर देते हैं, आरडीडी लगा देते हैं। नहीं, आपको हर एक चीज को ध्यान रखना है। करेक्ट, मतलब कि डिस्काउंट आपने पहले ही दे दिया नहीं। सबसे पहले याद रखिएगा जो अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह की एडजस्टमेंट रहती है वो ऐड होती है, उसके बाद फिर आपका बेड डेथ लेस होता है, फिर आरडीडी लेस होती है, फिर आपको डिस्काउंट लगाते हैं। क्यों? अभी आप मुझे बताइए कि अगर मेरे को डाउट है कि ये बंदा मुझे पैसे देगा ही नहीं, मुझे डाउट है मिस्टर बी पर कि ये बंदा मुझे पैसा देगा ही नहीं, तो क्या मैं उसको डिस्काउंट दूंगी? मैं डिस्काउंट का प्रोविजन उसके लिए क्रिएट करूंगी? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ये नहीं देगा, तो उसके ऊपर अमाउंट पर लगा के मतलब ही नहीं है ना प्रोविजन, बराबर ना। तो वैसे ही डिस्काउंट एंड पर की मेरे को लग रहा है कि यार 70,000 के मेरे डेटा है, इन पर अब डाउट नहीं है मुझे, ये 70,000 मुझे मिलेंगे, इन 70,000 वाले डेटर्स को मैं डिस्काउंट दूंगी। ठीक है, सो विल एंड अप दिस लेक्चर हेयर कि आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया, जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो विल वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हमने ये लेक्चर अभी यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे। टिल देन प्लीज रिवाइज दी एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज रिवाइज कीजिए। अगेन पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, गुडविल की केसेस रिवाइज कीजिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।